धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब से शुरू होकर मोहम्मद शफी साहब तक 20 साथियों ने इस चर्चा में हिस्सेदारी की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जी ने चर्चा की शुरुआत की और प्रारंभ में ही कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि अगर ये चर्चा 16 तारीख को हो जाती तो भारत उन देशों में शामिल हो जाता जो इस पर कठोर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि गुलाम नबी साहब इस बात को भूल कैसे गए। 16 तारीख को आपने चर्चा लगाई थी, लेकिन भाईजान एक दिन पहले ही 15 तारीख को भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका था और सार्वजनिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से दे चुका था। ब्रिक्स कोई छोटा मोटा मंच नहीं है। चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उसके साथ मिलकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और जो स्टेटमेंट वहां जारी हुआ था संयुक्त, उसकी बहुत सराहना की सीताराम येचुरी जी ने। उसके एक एक शब्द की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कहीं कोई कमी आपको उसमें दिखाई दी क्या? किसी तरह की कोई कमी उस वक्तव्य में, उस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं है। तो 15 तारीख को जब भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका तो आपका यह कहना कि भारत चूक गया, यह अपने आप में गलत है। और मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ जब भाई आनंद शर्मा बोले, क्योंकि कांग्रेस से इसमें 2 ही लोग बोले हैं। नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत की थी, बाद में भाई आनंद शर्मा जी ने जोड़ा। उन्होंने कहा, मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या रशिया के साथ बायलैटरल में ये चर्चा हुई थी, क्या चाइना के साथ बायलैटरल में ये चर्चा हुई थी? आनंद भाई, आप ये जानते हैं कि अगर उन 5 राज्यों के साथ, 5 देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा नहीं हुई होती तो संयुक्त वक्तव्य बनता कैसे? उन सबके साथ चर्चा हुई थी, तभी तो 5 देशों के अधिकारी बैठे और ये संयुक्त वक्तव्य उसमें से निकला। जो मल्टीलेटरल फोरम पर एक वक्तव्य गया है, आप उसकी अहमियत कम करके आंक रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि बायलैटरल चर्चा हुई कि नहीं। अगर विपक्षीय चर्चाएं हुई, रशिया के साथ नरेंद्र मोदी जी की बात हुई, पुतिन के साथ, चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ बात हुई, ब्राजील के साथ बात हुई, साउथ अफ्रीका के साथ बात हुई और उनमें एक सहमति बनी, तभी तो ये जॉइंट स्टेटमेंट निकला। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि आनंद शर्मा जी जैसा जो इंटरनेशनल अफेयर्स का मालिक समझा जाता, वो ये प्रश्न मुझसे पूछा। मैंने पूरा सुन लिया, अब मुझे सुन लीजिए। 2 बात होती है सुषमा जी। एक तो शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र, जिसकी हम सराहना करते हैं, हमने उसकी चर्चा की, वो अलग होती है। जब 1-on-1 होती है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की, उसमें कई विषय चर्चा में आते हैं जो शिखर के एजेंडा से अलग होते हैं। मैंने ये मालूमात करने की कोशिश की क्या कि इसका भी जिक्र हुआ। जब प्रधानमंत्री आके अपना बयान देंगे हम उनसे जरूर आप स्वयं ही जवाब दे रहे हैं इस बात का कि अगर एजेंडा में वो क्यों आया। आपने कहा ना कि वो एजेंडा में आते हैं, वो एजेंडा में चर्चा में आए तो स्टेटमेंट में आए ना, तो बायलैटरल चर्चा। दूसरी बात आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान की, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ही इज ओब्लाइज्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट। मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले 5 बार शिखर सम्मेलन ब्राजील का हुआ है, कितनी बार ये ऑब्लिगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई है? नहीं, आप मुझे बताइए ना, हर बार बायलैटरल स्टेटमेंट होता है, हर बार। आप एक बार भी मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी बयान देंगे कि नहीं देंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बात केवल ये कह रही हूं, आपने कहा ही इज ओब्लाइज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट। आप जाकर देख लीजिए ना, एक बार भी हुआ कि नहीं? एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी ब्रिक्स की समिट के बाद बयान नहीं हुआ। एक बार बयान केवल EAM का आया था, और वो भी इस पर ब्रिक्स, इब्सा और एक न्यूक्लियर ट्रीटी, तीनों का मिला जुला एक बयान उस समय पर सलमान खुर्शीद साहब ने दिया था।
ईएम ने, लेकिन कभी भी आज तक ब्रिक्स समिट के बाद प्रधानमंत्री का कोई बयान दोनों सदनों में से एक में भी नहीं हुआ। लेकिन मैं इस विषय पर आती हूँ, चूंकि आपने प्रश्न उठाया था इसलिए मैंने कहा। फिर आपने कहा कि क्या आप वहाँ कोई मदद देंगे, ये भी आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे, कोई माली मदद देंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ सदन को कि हम 20 बिलियन US डॉलर तो बजटरी सपोर्ट देते हैं पैलेस्टीन को, लेकिन 1 मिलियन US डॉलर केवल UNRW को, जो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ और वर्क्स एजेंसी है UNRWA, उसको देते हैं केवल पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को समर्थन करने के लिए और उनको चीज़ें मुहैया कराने के लिए। तो जो दो बातें नेता प्रतिपक्ष ने एक पूछी, एक आनंद शर्मा जी ने पूछी, उन दोनों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है कि ब्रिक्स में भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका था और बायलैटरल टॉक्स में ये बात आई, तभी तो वो शिखर एजेंडा के उसमें आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 लोग बोले। सबसे पहले अनिल माधव दवे बोले, फिर चंदन मित्रा और फिर तरुण विजय। मुझे नहीं मालूम आपने उनकी भावना को क्या समझा। अनिल दवे महज इतना बताना चाह रहे थे कि आज पूरे विश्व में जितनी अशांति है, बजाय टुकड़ों टुकड़ों में एक एक जगह की चर्चा करने की, अगर ये सदन पूरी चर्चा समग्रता में करता तो शायद कोई निदान और समाधान तक हम पहुंच पाते। अब उस बात को मुझे नहीं पता कैसे भाई शरद यादव ने ये समझ लिया कि वो धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, वो मजहब के आधार पर बांटना चाह रहे हैं। मजहब के आधार पर ये सरकार कतई कोई तफरका नहीं करती शरद भाई, ये मैं आपको बहुत साफ कह देना चाहती हूँ। और इसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आपके पीछे बैठे अंसारी साहब, इसी महीने की 2 तारीख को, 2 जुलाई को वो मेरे पास आए थे सऊदी अरब का एक मसला लेकर। 40 लोग, जिनमें ज़्यादातर बिहार के थे और 11 राजस्थान के थे, और सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के थे। उन्होंने मुझे आकर के ये कहा कि सऊदी अरब में ये बच्चे सज़ा काट चुके हैं, कहीं नारे लगाने की उनको सज़ा मिली थी, और सज़ा क्या थी सुन लीजिए, 2 महीने की कैद और 50-50 कोड़े। उन्होंने कहा कि कोड़े भी लग चुके हैं, सज़ा भी काट चुके हैं और 1 साल से बंद पड़े हैं। मैंने कहा इतनी बेइंसाफी। उसी दिन 2 तारीख को रात को एम्बेसडर से बात करके जितनी जटिल प्रक्रिया थी पूरी की पूरी समाप्त करके 17 तारीख रात को सऊदी अरब से उनको भारत के जहाज में चढ़ा दिया गया। 18 तारीख को वो बच्चे यहाँ पहुंच गए, अंसारी साहब सामने बैठे। मैंने ये नहीं देखा कि वो किस मजहब के हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। बाहर अगर एक भी व्यक्ति के साथ गैर इंसाफी हो रही है तो वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। कुरियन साहब आप तो साक्षी हैं, केरल की नर्सें ज़्यादातर, अधिकतर उसमें क्रिश्चियंस थी। मैंने तो एक बार उनका मजहब नहीं देखा। 2 दिन की कैप्टिविटी के बाद हम लोग उनको निकाल करके ले आए। अभी भी मेरे 39 बच्चे इराक में बंधक, ज़्यादातर सिख समुदाय के हैं, पंजाब के हैं। दिन और रात हम एक किए हुए हैं उनको निकालने के लिए। इसलिए ये बिल्कुल मत समझिए शरद भाई कि ये सरकार मजहब के आधार पर किसी को देखती है या मजहब के आधार पर कोई चर्चा को मानती या समाप्त करती है। मेरी बात को आपने ठीक से नहीं समझा। मैं तो इतना ही कह रहा था कि आज का विषय फिलिस्तीनी गाजा पट्टी का है। इससे बाहर जाएंगे तो बात बहस जो है वो लंबी भी खिंचेगी और न्याय संगत भी नहीं होगी। ये मेरा मतलब था, मैं किसी तरह से ये नहीं कह रहा था। उसे कहते कहते आप ये कह गए ना कि मजहब के आधार पर बांटने की बात कर रहे थे दवे साहब। उसका उत्तर मैंने दिया है। जदयू से 2 साथी बोले थे, शरद यादव जी के बाद भाई केसी त्यागी बोले थे। त्यागी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप जो बात यहाँ रखेंगे वो आधी अधूरी रखेंगे। आपने जो मिनिस्ट्री का बयान है 10 जुलाई का, उसको पढ़ के सुनाया, लेकिन जो वाक्य आपने पढ़ा उससे पहले भी एक वाक्य लिखा था उसमें, और वो वाक्य क्या था मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जो पहला हमारा बयान आया 10 जुलाई का, उसमें हमने क्या कहा? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशूड अ स्टेटमेंट ऑन 10 जुलाई 2014 expressing deep concern at the escalation in violence, particularly through air strikes in Gaza, resulting in loss of civilian lives and damage to property. ये तो आपने नहीं पढ़ा। क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन आपने पढ़ लिया। हाँ, तो उसमें आधा लिखा था। ये ठीक है, ये ठीक है।
हाँ ठीक है, उसने आधा लिखा था। ठीक है मैं कह ओके जी कंप्लीट। जी, विदेश मंत्रालय से पहले उसका हुआ है, बाद में इसराइल के हमले का, बाद में क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन की बात हुई है। सबसे पहले हमने गाजा की वायलेंस की बात की है और उसमें सिविलियन लाइव्स और प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ उसकी बात की है। मैंने आपको वो बयान पढ़ करके सुना दिया। इसलिए मैं कहती हूँ आधी अधूरी बात ना करें। मुझसे बहुत सीधा प्रश्न किया नेता प्रतिपक्ष ने कि क्या विदेश नीति में कोई बदलाव हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से पूरे सदन को कि विदेश नीति में रत्ती भर तिल भर बदलाव नहीं हुआ। मगर वो नीति क्या है? वो नीति ये है कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इजराइल से संबंध बनाए हुए हैं। सभापति जी, 1988 में हमने पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी और 1992 में हमने इजराइल को मान्यता दी। जो राजा साहब कह रहे थे वो 1974 में PLO को दी थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी को दी, ऑर्गेनाइजेशन को दी थी, पर पैलेस्टीनियन को स्टेट के तौर पर पैलेस्टीन को हमने 1988 में मान्यता दी और 1992 में After Oslo Accord in 92, we established diplomatic relations. वही मैं India had recognized. मैं वही बताने But after PLO accepted the मैं वही बताने जा रही हूँ theory, then India started. मैं वही बताने जा रही हूँ। 1992 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल से बनाए। आनंद आई, 1992 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए और संयोग की बात है उपसभापति जी के दोनों समय सरकार कांग्रेस की थी। 1988 में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और 1992 में श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और 1992 से लेकर 2014 तक ये 5वीं सरकार है जो आई है। देवे गौड़ा जी की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और अब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई। लगातार यही नीति, क्या नीति कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इजराइल से अपने संबंध बनाए हुए हैं। ये नीति लगातार 2014 तक चल रही है। 2 महीने पहले तक आपकी सरकार थी और हर बार का राष्ट्रपति अभिभाषण आप उठाकर पढ़ लीजिए, पहला पैरा पैलेस्टीनियन के बारे में होता था और लगा हुआ दूसरा पैरा इजराइल के बारे में होता था। और अगर मैं ये कहूँ कि केवल संबंध बनाए नहीं, संबंध बढ़ाए तो पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजराइल से हमने संबंध बनाए रखे और संबंध बढ़ाए, उसका हम बराबर उल्लेख करते थे। वो नीति है और उस नीति में कभी भी इतना भी तिल भर परिवर्तन ना नरेंद्र मोदी की सरकार के आने पर हुआ और ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पीरियड गया इसमें 6 साल हम थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल तक UPA की सरकार थी। 16 साल हम लोगों की सरकारें रही, लेकिन जो बाकी सरकारें भी रहीं वो भी गठबंधन की सरकारें थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि उन गठबंधन की सरकारों में लगभग हिंदुस्तान के हर बड़े राजनीतिक दल की हिस्सेदारी रही है, तो ये नीति मुल्क की रही है, हिंदुस्तान की रही है। ये नीति कांग्रेस या BJP की नहीं रही, NDA या UPA की नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान की ये नीति रही है कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजराइल से संबंध बनाए रखो। CPM से उसके बाद भाई सीताराम येचुरी बोले, इन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि रेजोल्यूशन होना चाहिए और दूसरी बात उन्होंने कही, मैं तरुण विजय की तरह तोड़ मरोड़ नहीं रही हूँ, कि उनसे हथियार खरीदने बंद करने चाहिए। ये तो कहा था ना आपने, तत्काल ये कहा था ना आपने। अब मैं सिर्फ आपको अपना समय याद दिलाती हूँ। ये जो घटना घटी है 2014 में, इससे पहले बिल्कुल इसी व्याप की 2 घटनाएं घटी, एक 2008 में, एक 2012 में। और 2008 में जब इजराइल ने कास्ट लीड ऑपरेशन किया, उस समय 1400 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे, 1400 पैलेस्टीनियंस। और आप उस समय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, यानी आप सरकारी पक्ष थे, आप सत्ता बाहर से, हाँ बाहर से समर्थन दे रहे थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके सहयोग से सरकार चल रही थी, 2008 में इसी व्याप की हिंसा हुई थी,
1400 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। क्या उस समय आपने उस सरकार को, जिसको आप समर्थन दे रहे थे, ये सलाह दी थी कि आप हथियार खरीदने बंद कर दीजिए? ये सरकार दूसरी आते ही आपका रुख क्यों बदल जाता है? हाँ, क्या बदली? यही सलाह दी थी, अफसोस है कि वो नहीं माना गया। इस समय आप तो मान लीजिए, हमारा यही कहना है, इस समय आप तो मान लीजिए। हाँ, तो स्वयं कह रहे हैं कि आपकी बात आपने सुनी नहीं थी। अब आपस में सल्टा लीजिए, किसने कहा था और किसने नहीं कहा था। अब ये आपस में आप उलझ रहे हैं। आप अपने आप सुलझा लीजिए, आप सुलझा लीजिए इस मामले को। उस समय नहीं सपोर्ट विड्रॉ किया था। आप कहानी क्या गलत फैक्ट मत रखिएगा। वो न्यूक्लियर डील पे किया था, इस पे नहीं किया था। तो मेरा ये कहना है कि जब हम यहाँ बात को रखें तो कम से कम पूरी चीज का खुलासा करके रखें। उपसभापति जी, है क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझा विवाद है, वो इजराइल और पैलेस्टीन का है। अनेक शांति प्रयास हुए। ओस्लो एग्रीमेंट हुआ 1993 में, अरब पीस इनिशिएटिव हुआ 2002 में, शुरू हो गया। इंटरनेशनल क्वार्टलेट एफर्ट हुआ, जिसमें 4 अलग अलग, मतलब यूनाइटेड नेशंस था, यूनाइटेड स्टेट्स था, रशिया था, EU था, संयुक्त प्रयास हुआ इंटरनेशनल क्वार्टलेट एफर्ट के थ्रू। उसके बाद अमेरिका समर्थित कैंप डेविड समिट हुआ 2000 में, और अभी लेटेस्ट 2013 की जुलाई में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी की मध्यस्थता के साथ और उनकी पहल पर यह शांति वार्ता शुरू हुई। इसमें समयावधि भी तय कर दी गई कि 9 महीने के अंदर अंदर ये शांति वार्ता समाप्त होगी किसी समाधान के साथ। लेकिन 9वां महीना आते आते सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि 23 जुलाई को प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने यूनिटी गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, जिसमें फतेह वेस्ट बैंक से और गाजा से हमास दोनों ने एक सरकार बनाने की घोषणा की। लेकिन हमास ने कहा कि हम सरकार के अंदर नहीं जाएंगे, सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इस पर इजराइल ने शांति वार्ता तोड़ दी और उन्होंने कहा कि जिस सरकार को हमास का समर्थन है हम उससे बात नहीं करेंगे। और उसके बाद इजराइल के 3 किशोर उम्र के बच्चे अपहरण कर लिए गए और बाद में उनकी हत्या हो गई। इजराइल का कहना है ये हमास ने किया, हमास इससे इनकार करता है। अब ये साक्ष्य हैं, पक्ष हैं। लेकिन उसके बाद हिंसा भड़क गई और उस हिंसा का व्याप बढ़ता चला गया। जैसे हमने भी 10 जुलाई को एक स्टेटमेंट दिया, यूनाइटेड नेशन से भी स्टेटमेंट आया, ब्रिक्स से भी स्टेटमेंट आया। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आए, उन तमाम स्टेटमेंट्स में लोगों ने उनसे शांति वार्ता पहल करने की बात की। इजिप्ट ने जो सीज फायर 15 जुलाई को इजिप्ट ने एक सीज फायर का प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को इजराइल ने स्वीकार कर लिया। उस प्रस्ताव को पैलेस्टीनियन स्टेट PLO का भी समर्थन मिल गया, एंडोर्समेंट मिल गया। लेकिन हमास ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चाहिए तो ये था कि आज सारे लोग बोलते बोलते जो ऑपरेटिव पार्ट लाते वो ये लाते कि हमें कहना चाहिए कि इजिप्ट अभी भी ये कह रहा है कि दैट सीज फायर इज ऑन द टेबल। अभी वो सीज फायर का प्रस्ताव खत्म नहीं हुआ है, वो सीज फायर का प्रस्ताव अभी जिंदा है। चाहिए ये था कि ये सुर इस सदन से निकलता कि हम कहें उन दोनों देशों को कि आप लोग वापस शांति वार्ता की मेज पर जाइए, वो जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर काम करिए और देश में और विश्व में शांति स्थापित करने की बात करिए, जो नहीं हुआ। सीज फायर हमास नहीं कह रहा, हमास का मिलिट्री विंग नहीं कह रहा। अगर हमास का मिलिट्री विंग मान जा, नहीं आप कह रहे हैं, हमास का मिलिट्री विंग अगर मान जाता तो इसमें आगे बढ़ करके अभी तक शांति हो जाती। लेकिन सवाल इस समय वहां खड़ा है और मुझे एक बात की खुशी है, सारे अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और ये कहा है कि ये शांति वार्ता होनी चाहिए। UN, UK, US, चाइना, रशिया तो कह ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी के देशों के, अरब देशों के सभी विदेश मंत्री कह रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि आज के सदन का सुर ये होना चाहिए था। हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक रेजोल्यूशन करें, आप मालूम है खुद ही आप नियमों का हवाला देते हैं
जिस नियम के तहत आप ये चर्चा करने आए हैं, क्या उस नियम के तहत कोई प्रावधान है रेजोल्यूशन का? क्या उसके नीचे कोई मोशन आ सकता है? क्या उसके नीचे कोई वोटिंग हो सकती है? जिस समय मैंने चेयरमैन साहब को पत्र लिखा था, उस समय चेयरमैन साहब ने मुझे जवाब दिया था, और वो जवाब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एंड में उन्होंने लिखा था, एज पर रूल 178, इन केस ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देयर शैल बी नो फॉर्मल मोशन बिफोर द काउंसिल नॉर वोटिंग। ये चेयरमैन साहब का दिया हुआ जवाब है मुझे, कि जिस के तहत आपने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मांगा है उसके नीचे कोई मोशन होता ही नहीं, उसके नीचे कोई वोटिंग होती ही नहीं, तो भी आप बार बार रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई रेजोल्यूशन नहीं। हाँ, होना क्या चाहिए? होना वो चाहिए जो हमारे एनसीपी के मजीद मेमन साहब ने कहा। मजीद मेमन साहब ने साहिर लुधियानवी की एक कविता पढ़ी, एक नज्म जो जंग के खिलाफ थी। आज का जो हमारा ब्रीफ है इस सदन का, वो ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है उस हिंसा की हम निंदा करें, और हिंसा की निंदा करते हुए दोनों देशों को ये कहें कि केवल समाधान शांति से निकल सकता है और किसी चीज से नहीं निकल सकता। इसलिए वापस टेबल पर बैठिए और इजिप्ट ने जो प्रस्ताव सीज फायर का दिया है उसको दोनों लोग स्वीकार करिए और पूरे विश्व में शांति स्थापना करने की एक पहल करिए। ये सुर निकलना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि यही सुर हमारी संसद का हो, यही सुर संसद से होना चाहिए, यही सुर सरकार का होना चाहिए, और यही सुर हमारे पूरे मुल्क का होना चाहिए। आपने जो मेमन साहब साहिर लुधियानवी की कविता नज्म सुनाई, मुझे उसी नज्म से साहिर साहब की ही और 4 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बजाय रेजोल्यूशन के ये संदेश दीजिए इस सदन से, और उस संदेश को बहुत उम्दा तरीके से साहिर साहब ने पेश किया है कि चलो चल के उन सियासी मुकामिरों से कहें, चलो चल के उन सियासी मुकामिरों से कहें कि हमें जंगो जदल के चलन से नफरत है, हमें जंगो जदल के चलन से नफरत है, जिससे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आया, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। इस संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। बहुत